मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा तथा अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। हम लोग ग्लैंड सिस्टम पढ़ेंगे। कौन सा? स्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? स्रावी ग्रंथि। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है आज का स्रावी ग्रंथि। ये आ रहा है उसमें, यहाँ से तो आ रहा होगा स्रावी ग्रंथि, ग्लैंड सिस्टम। ठीक, तो ग्लैंड सिस्टम, स्रावी ग्रंथि वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं। स्रावी मतलब हमारे शरीर से जो है 2 चीज़ों का श्रावण होता है, एक तो एंजाइम का और एक हार्मोन्स का। हमारे शरीर में 2 चीज़ों का श्रावण होता है, सिक्रेशन होता है। क्या क्या? एक एंजाइम्स का और एक हार्मोन्स का। एंजाइम्स का जो श्रावण होता है वो करती हैं, उसको बहिस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियाँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जैसे हार्मोन्स का जो है श्रावण होता है उसको एंडोक्राइन बोलते हैं, अंतःस्रावी। उनको क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी। और जो दोनों चीज़ों का श्रावण करती हैं, यानी हार्मोन का भी करें और किसका करें? एंजाइम का भी, तो उनको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। तो ग्लैंड यानी ग्रंथियां हमारे इंसान के शरीर में कितनी होती हैं? 3 प्रकार की। कौन सी? बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्रंथि, अंतःस्रावी और मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। तो इनकी पहचान क्या है? प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक, जो एक्सोक्राइन, आप सोचते हो कि बहिस्रावी ग्रंथि तो कहीं शरीर के बाहर कोई ग्रंथि लगी होगी तो उससे निकल रहा होगा, अंदर शरीर की होगी तो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी। ठीक है, और दोनों ऊपर बाहर मिक्स हो गई होगी तो मिक्स ग्रंथि होगी। तो बाहर तो कोई ग्रंथि दिख नहीं रही है, कोई ऐसा थैला तो दिख नहीं रहा बाहर जो बंधा हुआ है, ईश्वर ने बांध दिया, उसमें जो है रस निकल रहा हो। ये थैले होते हैं, छोटे छोटे थैले होते हैं हमारे शरीर में जहाँ से रस निकलता है। तो रस हार्मोन भी हो सकता है, रस जो है एंजाइम भी हो सकता है। ठीक, तो एंजाइम का एक फार्मूला है। एंजाइम जो है अगर ब्लड के संपर्क में आएगा तो खराब हो जाएगा। एंजाइम अगर ब्लड के संपर्क में आएगा तो खराब हो जाएगा। तो एंजाइम जहाँ से भी निकलेगा तो उसको एक नली ईश्वर ने बना दिया है कि नली की सहायता से एंजाइम जाएगा। किसकी सहायता से? नली की सहायता, डक्ट की सहायता से जाएगा। तो यानी एंजाइम निकलता किससे? बहिस्रावी ग्रंथि से। किससे निकलता है? बहिस्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। तो प्रश्न यहीं से बन गया, एक्सोक्राइन ग्रंथि क्या निकालती है? एंजाइम निकालती है। क्या निकालती है? एंजाइम निकालती है। और वो किसके माध्यम से बहता है? डक्ट के माध्यम से, नली के माध्यम से। जिस थैली से निकलेगी उस थैली से तो वो ग्रंथि हो गई, और उस थैली से निकल करके जहाँ जाना होगा, जिस स्थान पर जाना होगा, तो किस रास्ते से जाएगी वो? एक नली के रास्ते से। यानी खून के संपर्क में नहीं आएगी। खून के संपर्क में अगर आ गई तो वो खराब हो जाएगी। जैसे हमारा नाक वाक बहता है ना, नाक बहना, आंसू बहना, आंसू भी तो एक जो है एंजाइम है। तो आंसू बहता है तो उसमें क्या कुछ ब्लड आता है? क्या नहीं आता है। तो अर्थात इससे सिद्ध होता है कि ब्लड के संपर्क में एंजाइम्स नहीं आते हैं। ठीक, तो इन एंजाइम्स जो है बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलती हैं और इनमें क्या होता है? नली होती हैं, ये नलिका युक्त होती हैं। तो 2 चीज़ों को याद रखना है, एंजाइम्स कहाँ से निकलती हैं? बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलती हैं। और इनका जो प्रवाह होता है, एक जिस स्थान तक जाना है, गंतव्य तक जाना है, जहाँ पर पहुँचना है, वो किस रास्ते से जाएंगी? नली की सहायता से जाएंगी। ठीक, तो डक्ट युक्त होती हैं। डक्ट मतलब डक्ट होता है, इसमें नली होती है। तो आज हम लोग जो है, ये बड़ा टॉपिक है, तो आज हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बेसिक अंतर समझ गए ना? एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंजाइम का श्रावण करती हैं और इंडोक्राइन किसका श्रावण करती हैं? हार्मोन्स का। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको लिख भी लो, बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि किसका? एंजाइम का। एंजाइम का श्रावण करती हैं। और ये किससे चलती है? नलिका से, डक्ट से चलती हैं। किससे चलती हैं? डक्ट से चलती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि ये किसका श्रावण करती हैं? हार्मोन का। ये किसका श्रावण करती हैं? हार्मोन का। और इसमें डक्ट नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता है? डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस होती हैं, खून के साथ बहती हैं। ये किसके साथ बहती हैं? खून के साथ बहती हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स हमेशा शरीर में किसके साथ बहेगा? खून के साथ बहेगा। ये जो है पहचान है। और कौन सी ग्रंथि से निकलती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से।
तो और जो मिक्स ग्रंथि है, मिक्स है, उसमें जब किसी डक्ट के सहारे से जाएगा तो क्या निकलेगा, एंजाइम जाएगा, और खून के साथ निकलेगा तो क्या जाएगा, हार्मोन जाएगा। तो मिक्स्ड ग्रंथि होगी वो। और मिक्स्ड ग्रंथि ऐसी कौन सी है हमारे शरीर में, पैनक्रियाज है। क्या है, पैनक्रियाज। ठीक, इसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। पैनक्रियाज जो है अग्नाशय जिसको बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का। कौन कौन सी ग्रंथियां हमारे जो है एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं, 7-8 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं मुख्य रूप से। तो उनसे क्या क्या चीज़ निकलती हैं। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है पूरे शरीर में, तीनों प्रकार की मिलाकर वो लीवर की होती है। ठीक, तीनों प्रकार की ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कोई होती है तो कौन सी होती है, लीवर की होती है। किसकी, लीवर की। ठीक है, जो कहाँ पर होता है, हमारे उदर गुहा के डायफ्राम के नीचे होता है। ठीक है, दाहिने साइड में। कहाँ पर होता है, दाहिने साइड में। हमने बताया था इसके बारे में। तो वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रंथि है सेरोमेन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, सेरोमेन। कान से जो कभी कभी देखा होगा वैक्स निकलता है, हम लोग डाल के खूंट निकालते हैं ना, खूंट जिसको कहते हैं। तो वो क्या है, ईयर वैक्स है। वो क्या होता है, एक तरीके से मोम होता है। कान से क्या निकलता है, मोम। तो वो कौन निकालता है, सेरेमन ग्लैंड निकालता है। कौन निकालता है, सेरेमन। यानी कान के आसपास जो ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, सेरेमन ग्रंथि। ये जो कौन है, रागनी है, कौन है, हाँ। तो इस रागनी के कान के पास भी कौन सी ग्रंथि यहाँ पाई जा रही है, सेरेमन ग्रंथि। कौन सी, सेरेमन ग्लैंड। ठीक, अब सेरेमन ग्लैंड से क्या निकल रहा है, मोम निकल रहा है। क्या निकल रहा है, मोम, जो हम लोग क्या कहते हैं, खूंट कहते हैं। और डाल करके लकड़ियाँ उसको निकालते हैं। तो वो ज़्यादा निकालोगे तो ज़्यादा एक्टिव होगा ये ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होगा, इसलिए ज़्यादा घुसेड़ना नहीं चाहिए कान वान में जो है लकड़ी पुड़ी। ठीक है, तो सेरेमन ग्लैंड से क्या निकलता है, वैक्स निकलता है, मोम निकलता है कान से। ठीक, तो ये यहाँ से निकलता है सेरेमन ग्लैंड से, दोनों साइड से निकलते हैं। ठीक, और हम चूँकि ऊपर से शुरू किए तो ऊपर से चलेंगे। और दूसरी है लैक्राइमल या लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि हमारी जो पलक है जो आँखों की, ये ऊपर वाले, जैसे ये शटर होता है ना, कल हमने आँखों के बारे में पढ़ाया था। ये शटर है, दोनों ऊपर नीचे 2 पलकें होती हैं ना। तो ऊपर वाले पलक पे पाया जाता है जो है लैक्राइमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, ये जो है रागनी का ऊपर वाला पलक है। ठीक, और इस बारे ऊपर वाले पलक पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पर लैक्राइमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, लैक्राइमल ग्लैंड पाया जाएगा। अब इस लैक्राइमल ग्लैंड से क्या निकलता है, आंसू निकलता है। क्या निकलता है, आंसू निकलता है। ठीक, तो ये याद रखना है। कल मैंने बताया था कि ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे जब, तो वहाँ बताएंगे कि आंखों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो हमारे ऊपर वाले पलक में क्या पाया जाता है, लैक्राइमल लैक्राइमल ग्रंथि। और इससे क्या निकलता है, आंसू का श्रावण होता है। ठीक, तो इससे आंसू का, जिससे आंसू क्यों निकलता है, जिससे हमारा जो स्क्लेरा वगैरह है ये सब क्या रहे, जो है मतलब एक तरीके से सूखे ना, इसको नमी मिलती रहे, इसलिए आंसू का निकलना भी जरूरी है। ठीक, आप रोओगे तो भी निकलेगा, नहीं रोओगे तो भी उतना मात्रा में वो निकलता रहता है कि आँख जो सूखे ना। कहते हैं आँख सुर्ख हो गई, आँख सूख गई, सूख गई आँख। तो सूखे आँख सूख जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर जो है मतलब दिक्कत आ सकती है। आँख तो सूखना नहीं चाहिए, आँख में मतलब नमी होनी चाहिए। तो ये नमी किसकी वजह से होती है, लैक्राइमल ग्लैंड की वजह से। और जो नीचे वाला प्लक होता है, जो ये नीचे वाला प्लक, नीचे वाले प्लक में जो ग्रंथि पाई जाती है उसको बोलते हैं मेबुमियान, ऐसे लिखा जाता है, मेबुमियान ग्लैंड, इसको बोलते हैं मेबुमियान ग्लैंड। कहाँ, नीचे पाया जाता है। कहाँ पर, नीचे। देखा होगा कुछ लोगों के आँख में झव्वा भर कीचड़ इधर लगा रहता है, ऐसे रोज़ खोदते रहते हैं इस तरीके से ना। तो इससे क्या निकलता है, कीचड़। और कीचड़ कैसा होता है, चिपचिपा टाइप का होता है, तैलीय होता है। तो यानी तेल टाइप का चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है आँखों से, और कीचड़ भी निकलता है। वो कौन निकालता है, मेबुमियान ग्लैंड। तो मेबुमियान ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, हमारे पलकों के नीचे वाले पलक पे पाया जाता है। और इसका श्रावण होकर के, और कीचड़ यहाँ इकट्ठा होता रहता है दोनों साइड में, इधर इकट्ठा होता है ना कीचड़। तो इस तरीके से यहाँ पर आकर के कीचड़ इकट्ठा होता है। हम लोग जब छोटे रहते हैं तो बहुत निकलता है, यानी बचपन में ज़्यादा एक्टिव होती है ग्लैंड। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आंसू भी उतना नहीं निकलता है। बचपन में तो बच्चा रोने लगता है, लगा दो 1 गिलास पूरा भर जाता है आंसुओं से। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में आदमी रोएगा, सुस्केगा, लेकिन इतना आंसू नहीं निकलता है, क्योंकि ये ग्लैंड सब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं ना, इनके श्रावण कम होने लगता है उम्र के साथ में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लैक्राइमल ग्लैंड हो गया, और ये मेबुमियान ग्लैंड हो गया नीचे वाले पलक में। ठीक, अब हमने जो है इसके आगे जो है स्वेट ग्लैंड, जो हमारे शरीर में पसीना आता है, तो हमारे त्वचा के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, या फिर जो है
तो इसको हिंदी में लिखते हैं स्वाद ग्लैंड, स्वाद क्या लिखते हैं, स्वेद इस तरीके से लिखते हैं, स्वेद ग्लैंड, हिंदी में स्वेद लिखते हैं, स्वाद तो गलत हो जाएगा, हिंदी में लिखते हैं स्वेद ग्लैंड। स्वेद मतलब पसीना होता है, स्वेद का मतलब क्या होता है, पसीना। तो ये त्वचा के नीचे ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और इनसे क्या निकलता है, पसीना निकलता है। ठीक, तो पसीना किससे निकलता है, स्वेद ग्रंथि से निकलता है। तो ये हमारे शरीर के त्वचा के नीचे पाया जाता है। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो जो है सिबेकियस ग्लैंड एक है, सिबेकियस ग्लैंड, जो कि आप ज़्यादातर मस्तक में नाक के आसपास पाई जाती है ग्रंथि। ये भी त्वचा में ही पाई जाती है और ये कभी देखा होगा बहुत लोगों के नाक पे एकदम तेल सा भरा रहता है, एकदम तेल सा भरा रहता है। तैलीय त्वचा बहुत लोगों की होती है। तो तैलीय त्वचा होने का कारण क्या है, सिबेकियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक, तो या आप सो करके उठो तो देखो एकदम बिल्कुल नाक पे तेल सा लगा हुआ है ना, फिर उसको साफ़ करते हैं या धुलते हैं तो साफ़ हो जाता है। तो वो सिबेकियस ग्लैंड से निकलता है। वो कैसे निकलता है, सिबेकियस। इसको तैलीय ग्रंथि भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तैलीय ग्रंथि, क्योंकि तेल निकलता है। इससे क्या निकलता है, शरीर से तेल निकलता है, जिससे त्वचा वगैरह हमारी जो है सूखे ना, नमी बनी रहे, बढ़िया रहे। तो ये भी ज़रूरी है। तो सिबेकियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव कहाँ होता है, आपके नाक वगैरह पे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक, और सोने के बाद ही क्यों ज़्यादा निकलता है, क्योंकि दिन भर तो हम पहुँचते रहते हैं ना, कहीं धुल लिए कहीं कुछ निकलता तो हमेशा उतना ही है, लेकिन जब सो जाते हैं 1-2 घंटे के लिए तो सोने के बाद पहुँचने का तो मौका मिलता नहीं है, तो इकट्ठा हो जाता है। इसलिए ज़्यादा लगता है कि सोने के बाद ज़्यादा चेहरे पे आ गया या फिर नाक पे ज़्यादा आ गया। तो ये जो है सिबेकियस ग्लैंड के कारण ऐसा होता है, जिसको ये स्वेद ग्रंथि होगी, तो ये जो है तैलीय ग्रंथि, हिंदी में इसको बोलते हैं तैलीय ग्रंथि। ठीक, और इसके बाद में हम लोग आते हैं जो है सलाइवा जो है, उसमें भी 3 ग्रंथियाँ होती है। जो सलाइवा हमारा बनता है, जो लार बनता है, तो लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। हमने पढ़ाया भी था, पाचन जब पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है हमारे जो है कान के नीचे पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि। यहाँ बताया था ना, कान के नीचे यहाँ पर पाई जाती है, दोनों साइड में क्या, पैरोटिड ग्रंथि। जो लार की सबसे बड़ी ग्रंथि, लारों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड। ठीक, लारों में सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड। और दोनों जबान के पीछे, जबान के जो है साइड में, दोनों साइड में सबलिंगुअल पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। कौन सी, सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, और जबड़े के नीचे सबमैंडिबुल। कौन सी, जबड़े के नीचे सबमैंडिबुलर। हमने बताया था ना, जो है सबसे मजबूत जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि क्या, हड्डी जो होती है जबड़े की होती है ना, सबसे, जिसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। तो उसी के नाम पर जो ग्रंथि यहाँ पाई जाती है इसको बोलते हैं सबमैंडिबल। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हमारे जो है मुख में पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, पाचन का काम करती हैं। जो ये इनसे क्या निकलता है, एंजाइम से निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं क्या निकल रहे हैं, एंजाइम्स निकल रहे हैं। ठीक है, आँख भी क्या है, एंजाइम है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है, आँख क्या है, हार्मोन है कि एंजाइम। आँख से जो निकलने वाला मतलब आंसू है वो क्या है, हार्मोन है कि एंजाइम है, एंजाइम है। ठीक, कीचड़ हमारे आँख से जो निकलता है वो क्या है, एंजाइम है। तेल जो निकलता है वो क्या है, एंजाइम है। ठीक, तो कुछ एंजाइम बाहर हमको दिखाई भी दे जाते हैं, कुछ एंजाइम बाहर हमको दिख भी जाते हैं, और कुछ नहीं दिखते हैं। अब जैसे सलाइवा ग्लैंड से पैरोटिड निकल रहा है, पैरोटिड से निकल रहा है जो है पाचन रस, और सबलिंगुअल से निकल रहा है, और सबमैंडिबुलर से निकल रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है पैरोटिड होती है। अब इनसे 2 मुख्य प्रकार के पाचक रस निकलते हैं, 2 मुख्य रूप से एंजाइम्स निकलते हैं, जिसको टाइलिन और लाइसोजाइम कहते हैं। टाइलिन पाचन की क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जो स्टार्च वगैरह है, मंड वगैरह है, उसको क्या करता है, पाचन। तो अब टाइलिन बाहर निकल के तो हमको दिख नहीं रहा है, तो यानी एंजाइम्स जो होते हैं वो बाहर दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं। तो टाइलिन का जो है श्रावण होता है किसके माध्यम से, सलाइवरी ग्लैंड के माध्यम से। और सलाइवरी ग्लैंड में भी कितने हैं, 3 प्रकार के। पैरोटिड कान के नीचे सबसे बड़ी, ठीक है, और उसके बाद में जिह्वा के साइड से दोनों सबलिंगुअल, और जो है जबड़े के नीचे सबमैंडिबुलर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 ग्रंथियाँ क्या निकालती हैं, जो है लार को निकालती हैं, जिसको सलाइवा बोलते हैं। और ये जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के जो है एंजाइम को निकालते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो जो लाइसोजाइम होता है वो क्या काम करता है, कीटाणुओं को मारता है, और टाइलिन जो है पाचन का काम करता है। लाइसोजाइम हमने पढ़ाया था ना, वो जो है कीटाणुओं को मारता है, लाइसोजाइम। ठीक है, तो ये जो है 2 चीज़ें निकलती हैं। इसके अलावा जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड एक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, आमाशय में। ये आमाशय की दीवारों पे एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो आमाशय की दीवारों पर पाया जाता है। यहाँ से HCl वगैरह निकलता है, हमने बताया था। ठीक, इस आमाशय में। और इसके अलावा जो है यहाँ पर रेनिन और पेप्सिन नामक 2 एंजाइम्स निकलते हैं। कौन से निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन।
जो दूध को दही में बदल देता है रेनिन। कौन सा? दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है, तभी तो बच्चे जो दूध पीते हैं उल्टी कर देते हैं, दही निकलता है, क्योंकि उनके अंदर रेनिन ज़्यादा था। रेनिन दूध पीते ही क्या किस में बदल दिया? दही में। ठीक, तो बच्चा उल्टी करेगा तो दूध निकलेगा, दही निकलेगा। ठीक है, और जो रेनिन और जो पेप्सिन है वो जो है पेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो जो है इस तरीके से, हालांकि रेनिन भी क्या है, वो दूध के प्रोटीन का पाचन करती है। वो किसके प्रोटीन का पाचन करती है? दूध के। तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होता है उससे क्या निकलता है? दो हार्मोन एंजाइम्स निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, और इसके अलावा म्यूकस भी जो है इन दीवारों में पाए जाते हैं जगह जगह। अब ऐसा है ना, एक निश्चित स्थान में पाए जा रहा हूँ। हमने बताया था आसोफैगस है, उसके दीवार पे भी म्यूकस पाया जाता है। तो म्यूकस से भी कुछ चिकना पदार्थ निकलता रहता है, श्रावण होता रहता है, जिससे जो पाचन में आसानी हो। जब हम खाना को मुंह में डालते हैं चबा करके, तो पहले म्यूकस निकलता है, म्यूकस में लपेटता है वो। ठीक है, म्यूकस में जो है पतला होता है लबड़ करके, फिर बाद में ये सब एंजाइम्स निकलते हैं, वो उनका क्या करते हैं? पाचन करती हैं। तो म्यूकस भी किस चीज़ का श्रावण करता है? एंजाइम्स का। ठीक है, तो ये भी याद रखना, म्यूकस भी किस चीज़ का श्रावण करता है? एंजाइम का। अब जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? लीवर है, जो तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी है। और इसके अलावा हम बहिस्रावी में पढ़ रहे हैं, तो लीवर किस में आएगी? बहिस्रावी ग्रंथि में। तो एक प्रश्न यहाँ से बन गया, लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक, लीवर हमारी बहिस्रावी ग्रंथि है, जो हमारे जो है डायफ्राम है उसके नीचे, उदर गुहा के नीचे किस साइड में है? दाहिने साइड में स्थित है, दाहिने साइड में। और इसका जो निर्माण हुआ है दो मुख्य प्रकार के सेल से हुआ है। एक तो आपका हेपेटिक सेल और दूसरा कूफर सेल। हेपेटिक सेल और कूफर सेल, दो प्रकार के सेल्स से, दो प्रकार की कोशिकाओं से लीवर का निर्माण हुआ है। किससे? हेपेटिक सेल और कूफर सेल। तो याद रखना है आपको, हेपेटिक सेल और कूफर सेल कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में। तो लीवर इन जो आंतरिक भाग है इसका लीवर का किससे बना है? कूफर सेल से। ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा भाग जो बना है वो किससे बना है? हेपेटिक सेल से बना है। जब व्यक्ति दारू वारू पीता है, सिगरेट वगैरह पीता है, तो उससे जो है कूफर सेल ही डैमेज होता है। क्या डैमेज होता है? कूफर सेल। और कूफर सेल डैमेज हो जाता है तो फिर लीवर धीरे धीरे काम करना बंद। वैसे लीवर एक ऐसा शरीर का अंग है जो बहुत तेज़ी से कोशिका विभाजन करता है, बहुत तेज़ी से रिपेयर करता है। अगर लीवर खराब हो जाए, कुछ हो जाए, मान लो कोई चाकू ही मार दे लीवर साइड में, तो बहुत तेज़ी से रिपेयर होकर के सही हो जाता है, क्योंकि उसका कोशिका विभाजन बहुत फास्ट। तो किसी शरीर के किसी अंग का कोशिका विभाजन अगर फास्ट होता है तो किसका होता है? लीवर का होता है। तो वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है। लेकिन हम लोग उल्टा सीधा घोंटते रहते हैं, उल्टा सीधा घोंटते रहते हैं, क्योंकि लीवर ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है। लीवर ही जो हम उल्टा सीधा खाते पीते हैं ना, जो है कार्बोहाइड्रेट, फिर उसको चर्बी में बदलेगा, मतलब वसा में बदलेगा, फिर वसा को जो है कोलेस्ट्रॉल में बदलेगा। कोलेस्ट्रॉल जो है 3 प्रकार के होते हैं, LDL और SDL, VLDL, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग जब जो है आगे चर्चा करेंगे पोषक वगैरह की, तो वहाँ पर। तो इस तरीके से जो है ये सेल बहुत फास्ट इसका विभाजन होता है और बहुत तेज़ी से अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो ये किसकी वजह से जो है हेपेटिक सेल वगैरह इसके बहुत फास्ट जो है ग्रो करते हैं। ठीक, तो रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन कूफर सेल जब कोई अगर विष देकर किसी को मारा जाता है तो उसका लीवर ही डायग्नोस किया जाता है। किसी को जहर देकर अगर मारा गया है, किसी की मृत्यु जहर से हुई है, तो डॉक्टर जो है उसमें परीक्षण किसका करते हैं? लीवर का। तो लीवर के परीक्षण से पता चल जाता है कि इस आदमी की मृत्यु कैसे हुई है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि जहर से मरा हुआ व्यक्ति का डायग्नोसिस किस अंग का किया जाता है? तो लीवर का किया जाता है, क्योंकि कूफर सेल में जो है वहाँ पर ये सारी चीज़ें साक्ष्य होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जो है लीवर, इसके अलावा जो है बाइल का सबसे प्रमुख काम क्या है? पित्त का निर्माण करना। पित्त रस का निर्माण करती है ना, बाइल का निर्माण करती है, मैंने पढ़ाया था। बाइल को बनाती कौन है? लीवर बनाती है। और इकट्ठा कहाँ होती है? पित्ताशय में, ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, जो उसी के नीचे, जो यहाँ पे चित्र में समझो, ये है आपका क्या? लीवर बनाया है मैंने, और इसके नीचे क्या है? ये जो गॉल ब्लैडर है या पित्ताशय बोलते हैं। तो यहाँ पे पित्त रस बना। और पित्त रस कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। इधर ये तो आपका न्यूट्रल हो गया 7, और इधर वाला भाग क्या है? अम्लीय। ये अम्लीय हो गया, और ये क्या है? क्षारीय हो गया। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? आ से आ पहले आएगा, या एसिडिक ए पहले आएगा, और बेस, क्षार को बेस कहते हैं, बी बाद में आएगा। तो 7 के बाद क्या हो गया? बी। 7 से पहले ए हो गया। तो 7 से पहले जिसका मान होगा, pH मान जिसका होगा 7 या 7 से कम होगा, 7 तो न्यूट्रल है, 7 से कम जिसका pH मान होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से अधिक जिसका pH मान होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा, बेस होगा। तो ये
याद रखना, ठीक है। तो हमारा जो बाइल है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। तभी तो हमने यहाँ जब पढ़ाया था कि यहाँ से जो अम्ल निकलता है HCl, वो आगे जा कर के यहाँ से निकलने वाला जो बाइल है, पित्तरस है, वो क्षारीय है, तभी तो उस भोजन को क्षारीय बनाता है, न्यूट्रल कर देता है। अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के न्यूट्रल, तब आगे जा करके छोटी आंत में हमारा पूरा भोजन पच जाता है। पढ़ाया था पहले, नहीं तो नहीं पचेगा। अगर अम्लीय पूरा भोजन जाएगा तो छोटी आंत उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पूरा पाचन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ईश्वर ने बना दिया है लीवर, और लीवर से बाइल निकलता है। बाइल कहाँ इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में, और वहाँ से फिर वो थोड़ा थोड़ा करके देता रहता है, किसको, भोजन में मिलाता रहता है कि भोजन को क्या कर दें, क्षारीय कर दें, न्यूट्रल कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से भोजन हमारा पचता है। तो मतलब ये बाइल क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, एंजाइम हो गया। ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, एंजाइम हो गया, लीवर निकाल रहा है, ठीक है। अब इसी में जो है हमारे शरीर में RBC, हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC में, ठीक। तो हीमोग्लोबिन जब डेड होती हैं, उनका जब विखंडन होता है, उनका विनाश होता है, तो उससे दो चीज़ बनती हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। उससे दो चीज़ों का निर्माण होता है, तो ये लीवर ही बनाती है। लीवर में ही आकर के जो है हीमोग्लोबिन, उनका जो है विखंडन होता है, वो ख़त्म होती हैं, फिर वो किस में बदल जाती हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में बदल जाती हैं। बिलिरुबिन के कारण ही हमारा जो मल होता है वो क्या होता है, पीला होता है, और बिलिवर्डिन जो है हरे कलर का होता है, तो बाइल को हरा कर देता है। जो पित्त रस है वो कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। किसके कारण, बिलिवर्डिन के कारण। बिलिवर्डिन के कारण पित्त रस कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। और पीलिया किसकी वजह से होता है, इन्हीं दोनों की वजह से पीलिया भी होता है। जब बिलिरुबिन अधिक मात्रा में श्रावण होता है, यानी RBC ज़्यादा तेज़ी से मर रही है शरीर के अंदर, तो फिर क्या बनता है, पीलिया रोग हो जाता है। क्यों, क्योंकि RBC नष्ट हो रही है, उसके कारण बिलिरुबिन तेज़ी से बन रहा है, और बिलिरुबिन का रंग कैसा हो जाता है, पीला कर देता है, तो शरीर पूरा पीला हो जाता है, ठीक। आँख वाँख पीला हो जाए, जो शरीर के कोमल हिस्से हैं वो पहले दिखाई देने लगते, जैसे आँख है, आँख में पहले दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। चेहरा वगैरह है पीला पड़ जाएगा, फिर बाद में त्वचा पीली पड़ जाती है, तो धीरे धीरे आदमी फिर मर ही जाता है अगर उसका इलाज ना हो सही टाइम पे, क्योंकि RBC खत्म हो रही है ना। मेन बीमारी क्या है, RBC खत्म हो रही, लेकिन दिखाई किस रूप में दे रहा है, पीलिया के रूप में, ठीक है। जॉइंडिस रोग इसी दोनों की वजह से होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण। तो ये जो है किससे बनता है, हीमोग्लोबिन के जो है नष्ट होने से, ठीक। और इसके अलावा हमारा जो लीवर है वो अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में, क्योंकि अमोनिया एक खतरनाक जो है तत्व है। अगर उसको यूरिया में नहीं बदलेगा तो नुकसान करेगा, शरीर में फैलेगा, तो उसको फटाफट अमोनिया को यूरिया में बदलता रहता है। लेकिन यूरिया भी एक समय बाद अगर बाहर नहीं निकला तो फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। इसका उदाहरण बाकायदा मैंने दिया था कि बाहर जो है टॉयलेट करके आओ तो कुछ समय बाद में महकने लगता है, क्योंकि वो फिर से किस में बदल गया, अमोनिया में बदल गया, और बहुत भयंकर बदबू मारता है। और वो अमोनिया इतना खतरनाक होता है कि दीवार को ही पूरा नष्ट कर देता है, गिरा देता है। नहीं देखा होगा बस अड्डे की दीवार जो है एकदम बिल्कुल साला छेद हो जाता है छरछरा करके, ठीक है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। और इसके अलावा हमने बताया था हमारे रक्त में एक प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, तो इनका भी जो है निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो लीवर में इनका भी निर्माण, और इनका काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना। थक्का वाला चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने। तो रक्त का थक्का बनने में इन दोनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो ये रक्त का थक्का बनाते हैं। अब रक्त का थक्का शरीर के अंदर भी बन सकता है, तो लीवर ने कहा हिपैरिन बना देते हैं, लीवर ने कहा हिपैरिन बना देते हैं। तो हिपैरिन भी निर्माण करता है कौन, लीवर। तो हिपैरिन का निर्माण लीवर करता है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना बने। बेटा बनाओगे तुरंत हिपैरिन मार देगा, वहीं पे जमा लिक्विड कर देगा। लेकिन इसको ईश्वर ने एक वरदान दिया है कि जैसे ही जो ब्लड बाहर निकलेगा हिपैरिन मर जाएगा, हिपैरिन मर जाएगा। तो प्रोथ्रोम्बिन और जो है ये दोनों फाइब्रोनोजिन क्या करेंगे, बाहर आते ही स्वराज करेंगे, कहेंगे अब जमाते हैं ब्लड को आराम से, तो ब्लड को बाहर जमा देते हैं। और इसी वजह से जो है हमारे कटा हुआ भाग पे थक्का बन जाता है और फिर पपड़ी पड़ जाती है ना। तो इन दोनों के कारण, और बाकी और प्रक्रिया मैंने पढ़ाया है उसमें देख लेना, ठीक। तो ये जो है लीवर का काम था। और इसके अलावा जो है लीवर में विटामिन ए और डी का भी जो है वहाँ पर संचयन पाया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से कई बार आ चुका है कि विटामिन ए डी, तो हम लोग जैसे विटामिन डी धूप से लेते हैं, विटामिन ए खाने वाने से जाता है। शरीर में कौन बनाता है विटामिन ए और डी, लीवर बनाता है। प्रश्न यहाँ से भी आया हुआ है, शरीर में कौन सा अंग विटामिन ए और डी को बनाता है और संचित करता है, लीवर करता है। तो ये भी याद रखना, लीवर जो है विटामिन ए और डी का जो है बनाता है, ठीक। और इसके अलावा जो है आरबीसी, तो ऐसे सामान्य व्यक्ति की आरबीसी ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो में,
अस्थिमज्जा में, लेकिन भ्रूण का जो है ब्लड कहाँ बनता है? लीवर में। आरबीसी जो है भ्रूण का आरबीसी कहाँ बनता है? लीवर में। ये सब पढ़ा दिया है, वैसे यहाँ रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को ये वसा में बदलता है और वसा कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। वसा किस में बदल जाता है? कोलेस्ट्रॉल में। और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ब्लड के साथ में चलेगा तो ब्लड फिर मतलब उसमें क्या हो जाती है, नसों में जो है हमारी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। वो ब्लॉकेज होता है तो ब्रेन में भी ब्लॉकेज हो जाता है और आर्टरीज में फिर होता है आप क्या जो है ब्रेन हैमरेज होता है, उसी को कहते हैं। और इसके अलावा जो है आपका हाँ दौड़ा पड़ना, तो दिल का दौड़ा पड़ना, ये सब बीमारियां होती हैं कोलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ने की वजह से। अब कोलेस्ट्रॉल ये तो इसका काम तो ये है कि जो हम बाहर से ले रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं फैटी चीज़ों को, उस चीज़ को जो है कोलेस्ट्रॉल में बदलना। तो कोलेस्ट्रॉल भी जो है मुख्य रूप से वैसे दो ही प्रकार के होते हैं, एलडीएल और एसडीएल, और उसमें भी एक वीएलडीएल होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। और शराब से बताया ही मैंने, शराब का सेवन ज़्यादा जो लोग करते हैं, कूफर कोशिकाएँ उनकी क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। तो लीवर, इसीलिए कहते हैं शराब पीने वाले को लीवर खराब होता है, लीवर पे ही ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। और लीवर ही बहुत सारी चीज़ों 500 से अधिक कार्य लीवर करती है हमारे शरीर में। सबसे अधिक फंक्शन कौन करती है? लीवर का कार्य है, बहुत सारी चीज़ों का काम करती है। अब लीवर को ही डैमेज कर दिए शराब पी करके तो दिक्कत हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है हमारे क्या है जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनसे इन सारी चीज़ों का श्रावण होता है। सिरोमेन ग्लैंड और जो है लैक्रेमल ग्लैंड और मेबुमियान ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सिबेकस ग्लैंड सलेवरी में, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबल, गैस्ट्रिक ग्लैंड में पेप्सिन और रेनिन निकलता है, म्यूकस से जो है निकलता है। और लीवर तो जो है कई चीज़ों का श्रावण करती है, जिसमें बाइल मुख्य है। क्या है? बाइल, पित्त रस है, जो कि भोजन की पाचन के मतलब पाचन के पित्त रस जो है भोजन को नॉर्मल करता है। जो भोजन जो हमारा क्षारीय अम्लीय हो जाता है उसको क्षारीय करता है, नॉर्मल कर देता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा जो है हमारा क्या था? बहिस्रावी ग्रंथि था। कल हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि और मिक्स्ड ग्लैंड जो पैनक्रियाज है उसका भी अध्ययन करेंगे।